तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 30 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं, हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। आज के जो प्रश्न है वो हमें बितन कुमार जी के द्वारा भेजे गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। और जिसका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है वो लोग ध्यान दें, आपके लिए हम दिल्ली पुलिस में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को आधार मानते हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर के प्रैक्टिस सेट तैयार कर दिए हैं हमने। 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, आगे के प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड होने वाले हैं। तो जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित एक टापू है। ठीक है, तो कौन सी नदी के किनारे है यह? तो नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। ठीक है, यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। तो जिला कौन सा है? नर्मदा जिले में ही यह स्थित है। ठीक है, अब ये किसकी मूर्ति है यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीजा ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक लिखी गई। यह इनकी आत्मकथा है। देखिए, तो वेटिंग फॉर ए वीजा 1935-36 की अवधि में BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। यह 20 पृष्ठ की आत्मकथा जीवन कहानी है। ठीक है, उनकी आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीजा, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, इसमें अस्पष्टता के साथ अपने अनुभवों से संबंधित खींची गई यादें अम्बेडकर के द्वारा अपनी लिखावट में शामिल है। ठीक है, तो अस्पष्टता को लेकर के इन्होंने इसमें सारी बातें लिखी हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक हॉकी में अब तक कितने पदक जीते हैं? तो कुल पदक की बात करते हैं तो कुल भारत ने 12 पदक जो है अब तक ओलंपिक में हॉकी में जीते हैं। कितने कितने पदक कौन कौन से जीते हैं आइए देख लेते हैं। तो भारत ने ओलंपिक में कुल 12 पदक जीते हैं, जिनमें 8 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत है और 3 कांस्य पदक शामिल है। वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया। ये आपको याद रखना है, ये आपके एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। ठीक है, और ओलंपिक खेलों में वर्ष 1928 से वर्ष 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास बनाया था भारतीय हॉकी टीम ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लेकर कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से आर्टिकल तक नीति निर्देशक तत्व हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। ठीक है, और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तीजन बाई का संबंध किससे है? तो तीजन बाई का संबंध पंडवानी जो लोक नृत्य है उससे संबंधित है तीजन बाई। ठीक है, देखिए, तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं कौन? तीजन बाई। देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली तीजन बाई को बिलासपुर विश्वविद्यालय के द्वारा ही डीलिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। आगे भी यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो संविधान के प्रश्न हो, चाहे वो आपका स्टैटिक जीके के प्रश्न हो, ये सारे प्रश्न आपके रिपीट होंगे एसएससी जीडी में। इसीलिए एसएससी जीडी के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जितने प्रश्न आए हैं, इसके अलावा जो आपका हेड कांस्टेबल है सीआरपीएफ का, उसका भी जो है आपका आंसर किया गई, उसको भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो जितने भी अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुए एसएससी के, उन सभी के प्रश्नों को लेकर के हम आपका प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ठीक है, अगला है, मरेंगे तो वहीं जाकर जहां जिंदगी है। यह गाना किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलजार के द्वारा यह कविता लिखी गई है, मरेंगे तो वहीं जाकर जहां जिंदगी है। देखिए, तो बॉलीवुड के मशहूर गीतकार, लेखक और डायरेक्टर गुलजार सामाजिक मुद्दों पर काफ़ी संवेदनशील रवैया रखते हैं। वह अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बाद देश भर में अलग अलग जगहों से मजदूर अपने घरों पर लौटने के लिए मजबूर हो गए थे। ऐसे में गुलजार साहब ने इन मजदूरों की दुर्दशा पर एक बेहद मार्मिक जो है आपकी एक कविता लिखी है, मरेंगे तो वहीं जहां जिंदगी है। यानी कि अपने अपने घर पर लोग लौट रहे थे, तो उनका ये कहना था कि हम वहीं पर मरेंगे जहां हमने जिंदगी जी है, जहां पर हम रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है गुलजार साहब ने यह कविता लिखी थी। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मणी देवी अरुंडेल। स्टैटिक जीके के बहुत सारे प्रश्न जो आपके नृत्य वाले हैं या फिर आपके वाद्यंत्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, देखिए, भरतनाट्यम की मशहूर डांसर रुक्मणी देवी अरुंडेल का जन्म 29 फरवरी 1904 में मदुरई की ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के पुनरुत्थान करने के लिए जानी जाती हैं। भारतीय नृत्य कला को आगे बढ़ाने और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का श्रेय रुक्मणी देवी अरुंडेल को ही जाता है। तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है।
वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा का अवमूल्यन भारत ने कब किया था? ऑप्शन में 1991 दिया गया था, ठीक है। 1991 में भारत ने जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया था। क्यों किया था, आइए देख लेते हैं। तो 1991 में भारत को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। उसे अपनी मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। देश उच्च मुद्रास्फीति, निम्न विकास की चपेट में था और विदेशी भंडार 3 सप्ताह के आयात को पूरा करने के लायक भी नहीं था। यानी विदेशी भंडार हमारे पास में बहुत कम हो गया था और बहुत कम समय बचा था हमें अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। इस वजह से 1991 में हमें मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, विद्युत धारा का मात्रक बताइए। तो सबको पता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। तो परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। तो विद्युत धारा को मापते किससे हैं? एमीटर की मदद से मापते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर इसका मात्रक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? अब ऑप्शन तो पता नहीं है, लेकिन कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, तो ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य ग्रीन हाउस गैस जैसे आपका मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सीएफसी हो गया और ओजोन। ये सारी की सारी जो हैं वो आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनमें से एक आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, तो आईएसपी का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और यह उपभोक्ताओं को वेब सर्विसेज प्रदान करता है। आईएसपी एक वाणिज्यिक, गैर लाभकारी, निजी स्वामित्व समुदाय वाला एक जो है आपका व्यवसाय है, ठीक है। तो ये खुद का प्राइवेट है आईएसपी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न, किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे चल करके हेमू कलानी ने भी यह उपाधि धारण की थी, लेकिन गुप्त सम्राट पूछा है तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और शकों को पराजित करने के बाद में सक्रारी, ये भी आप याद रखिए, सक्रारी की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी, ठीक है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की आकृति कैसी है? तो मोहनजोदड़ो की जो आकृति है वो आयताकार आकृति है। देखिए, तो यह आयताकार है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है, जिसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है सीजीएल में भी कि मृतकों का टीला कैसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा की खोज के 1 वर्ष बाद 1922 में मोहनजोदड़ो पुरातात्विक स्थल की खोज की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जुआरी नदी कहाँ पर बहती है? कुल मिलाकर के 4 नदियाँ दी गई थी गोवा की, ठीक है। उनमें से एक थी जुआरी नदी। तो जुआरी नदी गोवा में बहती है। देखिए, तो जुआरी नदी भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह एक ज्वारीय नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हेमद बासर में से है, ठीक है। जुआरी नदी को आंतरिक क्षेत्रों में अघनासनी नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अघनासनी नदी किसका नाम है? तो जुआरी नदी को ही अघनासनी नदी कहते हैं। चलिए कंप्यूटर की बात करते हैं। 10 नंबर का कंप्यूटर है आपका। एमएस वर्ड के 4 प्रश्न आए हैं, शॉर्टकट की से 2 प्रश्न हैं, एक्सेल से 3 प्रश्न पूछे गए हैं और 1 प्रश्न आपका ईमेल का पूछा। 10 नंबर का आपका कंप्यूटर इस तरह से पूछा गया है। रीजनिंग में आपके पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग के 4 से 5 प्रश्न बता रहे हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग अच्छे से करके जाइए। लगभग 12 से 13 प्रश्न आपके इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। नॉन वर्बल से 12 से 13 प्रश्न आकृतियों वाले आए हैं, ठीक है। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। बाकी आपके दर्पण प्रतिबिंब से 2 प्रश्न हैं, कोडिंग डिकोडिंग के भी 2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। बाकी आकृति के 3, एम्बेडेड फिगर का 1, नंबर सीरीज का 2 और जो चिन्ह परिवर्तन वाले होते हैं, प्लस को माइनस लिख दे, माइनस को प्लस लिख दे, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, समीकरण संतुष्ट कीजिए, ऐसा भी 2 प्रश्न देखने को मिला है। अल्फाबेट सीरीज के 2 प्रश्न है, कथन निष्कर्ष का 1 प्रश्न है, डाइस का 1 है। फिगर काउंटिंग में ट्राइंगल ही पूछा जा रहा है, शुरू से अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ट्राइंगल काउंट करने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट का 1 और वेन डायग्राम का भी 1 प्रश्न पूछा गया है। बात मैथ की करते हैं तो मैथ में कोई खास परिवर्तन नहीं है। टाइम एंड वर्क का वही 1 से 2 प्रश्न, एसआई का 1 प्रश्न, सीआई का 1 प्रश्न, अंतर वाला प्रश्न, 4 एवं दूरी के 2 प्रश्न आए हैं आपके। बॉडमास का 1 प्रश्न है, प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि वाले प्रश्न आ रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से परसेंटेज से आए हैं। 1 प्रश्न एवरेज का, एडवांस का 2 प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ के भी 1-1 प्रश्न और बेलन का क्षेत्रफल आपका पूछा गया था, जिसमें रेशियो वाला प्रश्न पूछा गया था। बेलन के क्षेत्रफल में भी रेशियो वाला प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम एनालिसिस रहा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री में हम एसएससी जीडी के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स यहाँ पर हैं और अभी हाल ही में जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम हुए सबकी आंसर की भी यहाँ पर डली है। नीतू मैम की इंग्लिश की बुक भी यहाँ पर डली है। आदित्य रंजन सर, आदित्य पटेल सर की आपको फॉर्मूला बुक मिल जाएगी, राकेश यादव सर के फॉर्मूला बुक मिल जाएंगी। ये सारी किताबें आपको फ्री में यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आपको जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं 3rd शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपने दोस्तों को बता
दीजिएगा भाई। एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट आपका शुरू होने वाला है, जिसमें जो आपके दिल्ली पुलिस के लेटेस्ट प्रश्न हैं और आपकी जो अभी आपके एसएससी के द्वारा जो भी आंसर की निकल गई हैं, उन सारे आंसर की को भी लेकर के हम आपका ये प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।